जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी अपने 7,000 कर्मचारियों की एक पूरी टीम को ना रातों रात 4,000 से 5,000 तक सीमित करने का फैसला करती है। और मतलब कारण क्या है? कोई आर्थिक मंदी नहीं, कोई कंपनी का भारी घाटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और देखिए ये आंकड़ा ना सिर्फ कोई डराने वाली न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये टेक की दुनिया में आ रहे एक ऐसे भूचाल का सीधा संकेत है जो हमारे काम करने के बुनियादी तरीकों को जड़ से उखाड़ रहा है। बिल्कुल। और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य केंद्र भी है। आज हम ऑलेट टेक्नोलॉजीज, जिसे बाजार में ना लोग एलिटेक के नाम से भी जानते हैं, उसके भविष्य के रोड मैप को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो भी काफ़ी ठोस हैं। मतलब 3 जून 2026 की जो पोस्ट अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट हैं, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ताज़ा वित्तीय डेटा। सही कहा। और देखिए, आज का हमारा मिशन केवल नंबर पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि जब एआई और ये जो वैश्विक उथल-पुथल हो रही है, जिसकी वजह से पूरे आईटी सेक्टर में खलबली मची है, तो ऐसे दौर में एक कंपनी 500 करोड़ रुपए के राजस्व के अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति कैसे बदल रही है। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि इस विश्लेषण में ना अलिडेक का एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करना बहुत ही प्रासंगिक है। मतलब इस तरह की जो मिड साइज आईटी कंपनियां होती हैं, वो बाजार में एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। लीडिंग इंडिकेटर मतलब वो सबसे पहले बदलाव महसूस करती हैं? हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वो सीधे अपने अंतिम ग्राहकों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रही होती है ना। इसलिए जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी तनाव आता है, तो बड़ी टेक कंपनियों की तुलना में सबसे पहले इन मिड साइज कंपनियों को वो झटके महसूस होते हैं। ओके, तो चलिए इस पूरी स्थिति को अनपैक करते हैं। 500 करोड़ के उस बड़े लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ना, मुझे लगता है मौजूदा जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने जो वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजे देखे हैं, वो दिखाते हैं कि कंपनी का राजस्व लगभग स्थिर रहा है। मतलब करीब 137.87 करोड़ रुपए। अब मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। मैं सोच रही थी कि जब कोई कंपनी इतनी आक्रामक ग्रोथ की बात कर रही हो और उसका मौजूदा राजस्व एकदम स्थिर हो जाए, तो इसे एक लाल झंडे के रूप में क्यों न देखा जाए? आखिर इस ठहराव के पीछे चल क्या रहा है? देखिए, एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन ये ठहराव ना कंपनी की किसी आंतरिक विफलता से ज्यादा बाहरी मैक्रो इकोनॉमिक दबावों का सीधा परिणाम है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026 व्यापार के लिए कोई सामान्य वर्ष नहीं था। मतलब बाहरी झटके ज्यादा लगे हैं। बिल्कुल, और इसे ना हमें 2 अलग-अलग स्तरों पर समझना होगा। पहला स्तर तो पूरी तरह से भू-राजनीतिक है। मतलब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में जो लगातार संघर्ष हुए, उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह से बाधित कर दिया। अच्छा, तो सप्लाई चेन रुकने का असर सीधा आईटी पर पड़ा? हाँ, क्योंकि जब माल की आवाजाही अनिश्चित हो जाती है ना, तो जो मध्यम स्तर की कंपनियां हैं, जिन्हें हम मिड मार्केट कहते हैं, वो तुरंत अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या निवेश को रोक देती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप हाईवे पर 100 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बहुत घना कोहरा आ जाए। आप तुरंत ब्रेक मार देते हैं क्योंकि आपको आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता है ना। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। मिड मार्केट ग्राहकों ने भी बिल्कुल यही किया। जब उन्हें अपनी सप्लाई चेन और बिजनेस का भविष्य धुंधला दिखा, तो उन्होंने आईटी निवेश पर तुरंत ब्रेक लगा दिया। लेकिन स्रोतों में केवल सप्लाई चेन का जिक्र नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ा डर है, तकनीक के अप्रचलित होने का डर। तकनीक के पुराने होने का डर? आप एआई की तेज ग्रोथ की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। और ये जो दूसरा स्तर है ना, मैं समझता हूँ ये भू राजनीति से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मतलब एआई का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि ये ग्राहकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा बन गया है। वो कैसे? मतलब वो नया सिस्टम खरीदने से क्यों डर रहे हैं? कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ग्राहकों के मन में ये डर बैठ गया है, क्या जिस दिन ये सिस्टम पूरी तरह से लागू होगा, शायद उसी दिन कोई नया एआई मॉडल बाजार में आ जाए जो उनके इस करोड़ों के सिस्टम को ऑब्सोलीट या पुराना साबित कर दे। अरे बाप रे, मतलब वो फैसले ही नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका सीधा असर एलिटेक के रोजमर्रा के ऑपरेशंस पर कैसे पड़ा? क्योंकि काम तो उन्हें करना ही है ना। इसका सबसे बड़ा असर उनके सेल्स साइकिल पर दिखा है। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना, वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मतलब पहले जो डील 3 महीने में फाइनल हो जाती थी, अब उसमें 6 से 8 महीने लग रहे हैं। और जाहिर है इससे लागत भी बढ़ रही होगी। बिल्कुल। ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए कंपनी को प्री सेल्स में बहुत अधिक समय और पैसा लगाना पड़ रहा है।
अनगिनत डेमो देने पड़ रहे हैं, बार बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ रहे हैं। इससे न केवल समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, वो तेजी से बढ़ गई है। यहाँ मुझे एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। अगर मिड मार्केट के ग्राहक इतना हिचकिचा रहे हैं और कंपनी की लागत बढ़ रही है, तो वो इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट का जवाब ये तो नहीं है कि वो बस कोहरे के छटने का इंतजार करेंगे। मैंने पढ़ा था कि वो पूरी लेन ही बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। वो अपना ध्यान मिड मार्केट से हटाकर बड़े एंटरप्राइज खातों की ओर लगा रहे हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक धुरी है उनके लिए। बड़े एंटरप्राइज खाते। मुझे ये बदलाव ना शेयर बाजार की याद दिलाता है। मतलब मिड मार्केट पे ध्यान केंद्रित करना डे ट्रेडिंग करने जैसा है, जहां आपको लगातार नए ग्राहक खोजने पड़ते हैं, छोटे छोटे सौदे करने पड़ते हैं, और बाजार की हर छोटी खबर से अस्थिरता आ जाती है। हाँ, और एंटरप्राइज खाते वो इंडेक्स फंड में निवेश करने जैसा है। मतलब एक बार निवेश कर दिया तो वो लंबे समय तक स्थिरता के साथ बस बढ़ता रहता है। ये तुलना काफी हद तक सटीक है। व्यापार की भाषा में ना इसे रेवेन्यू एन्युइटी कहा जाता है। देखिए, जब कोई बड़ी कॉर्पोरेट संस्था एलिटेक के साथ जुड़ती है, तो वो केवल एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते हैं, वो असल में अपने पूरे डिजिटल बुनियादी ढांचे को आउटसोर्स कर रहे होते हैं। राइट, और उन्हें बदलना आसान नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे बड़े सिस्टम्स को बदलने की जो स्विचिंग कॉस्ट होती है ना, वो इतनी अधिक होती है कि वो वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव या नए टैरिफ की खबरों पर तुरंत घबराकर प्रोजेक्ट रद्द नहीं करते। वो 10-20 साल का नजरिए से सोचते हैं, और यही बड़े एंटरप्राइज खाते लंबी अवधि के लिए राजस्व स्थिरता प्रदान करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर स्थिरता ही मुख्य लक्ष्य है, तो स्रोतों में उनके जो भौगोलिक विस्तार के आंकड़े हैं, उनमें मुझे एक बड़ा अंतर्विरोध दिखता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक तरफ तो वो भारत में बहुत मजबूत हैं, जहां से उनका 43.5% राजस्व आ रहा है, और अमेरिका में वो बड़े ग्राहकों को जोड़ रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनके पास पर्याप्त ग्राहक आधार है। ये सब तो स्थिरता को दर्शाता है। सही है। लेकिन फिर वो अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे उभरते बाजारों में विस्तार की बात क्यों कर रहे हैं? अफ्रीका में तो उनका राजस्व 8-10% से गिरकर 4% से भी कम हो गया है। क्या स्थिरता की तलाश में ऐसे बाजारों में निवेश करना खुद को भारी जोखिम में डालना नहीं है? देखिए, पहली नज़र में ये वाकई बहुत जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन अगर हम वित्तीय पोर्टफोलियो थ्योरी को व्यापार में लागू करें, तो ये एक बहुत ही सुविचारित दाव है। मेरा मानना है कि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, अमेरिका एक स्थिर बाजार है, भारत एक उच्च विकास वाला बाजार है, लेकिन अफ्रीका एक अपॉर्चुनिटी मार्केट है। हाँ, मैं मानता हूं कि वहां मुद्रा का अवमूल्यन और नीतिगत अनिश्चितताएं हैं, जिसने उनके राजस्व को 4% से नीचे धकेल दिया। तो फिर वहां समय और पैसा क्यों बर्बाद करना, जब आपके पास यूएस और इंडिया है? क्योंकि जब अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में सौदे होते हैं ना, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। स्रोत साफ संकेत देते हैं कि उन्हें वहां से कई मिलियन डॉलर डील मिलने की उम्मीद है। ओहो, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एग्जैक्टली। जब आपके पास अमेरिका और भारत से एक स्थिर नकदी प्रवाह आ रहा हो ना, तो वो स्थिरता आपको अफ्रीका जैसे बाजारों में थोड़ा अधिक जोखिम उठाने और बड़े मुनाफे का पीछा करने की आज़ादी देती है। तो ये जो भौगोलिक राजस्व विविधीकरण है, वो दरअसल एंटरप्राइज स्थिरता का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। समझ गई। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों को जीतना या अलग-अलग महाद्वीपों में विस्तार करना, ये केवल भौगोलिक रणनीति से हासिल तो नहीं हो सकता। मतलब बड़ी कंपनियों को लुभाने के लिए केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तकनीक को उस स्तर का होना चाहिए कि वो बड़े एंटरप्राइज की जरूरतें पूरी कर सकें। राइट। और स्रोतों में जिस एआई फर्स्ट आर्किटेक्चर और एजेंटिक ऑटोमेशन का जिक्र है, वो मुझे इसका सबसे अहम हिस्सा लगता है। मैं सोच रही थी, ये आम एआई से अलग कैसे है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि एजेंटिक ऑटोमेशन सामान्य चैटबॉट या जनरेटिव एआई से बहुत अलग होता है। मतलब पारंपरिक एआई आपको केवल जानकारी देता है, लेकिन एआई एजेंट ना, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, डिसीजन लेता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। स्रोतों में उनके मौजूदा आईपी उत्पाद ट्रैवल 365 का उदाहरण दिया गया है। अब नाम सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है
कि ये आम लोगों के लिए छुट्टियां बुक करने का कोई पोर्टल है। हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरी तरह से एक B2B टूल है जो ट्रैवल एजेंसीज के मिड ऑफिस और बैक ऑफिस के लिए बनाया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एलिटेक इसमें AI एजेंट जोड़ता है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? चलिए, मैं इसे एक इंसानी कर्मचारी के नजरिए से समझाता हूँ। बिना AI एजेंट के एक ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी को क्या करना पड़ता है? उसे पहले क्लाइंट की ट्रैवल पॉलिसी का PDF पढ़ना पड़ता है, फिर फ्लाइट के API में जाकर उपलब्धता चेक करनी पड़ती है। फिर बजट की तुलना करना, अप्रूवल लेना। बिल्कुल, और अंत में जाकर टिकट जारी करना पड़ता है। ये सब बहुत मैनुअल है, लेकिन AI एजेंट इन सभी अलग अलग सिस्टम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद बात करता है। वाकई सब कुछ खुद करता है? हाँ, वो पॉलिसी पढ़ता है, जरूरी डेटा निकालता है, डिसीजन लेता है और कुछ ही सेकंडों में बुकिंग पूरी कर देता है। यही वो चीज है जो बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए भारी ऑपरेशनल बचत पैदा करती है। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी तकनीकी खामी भी नजर आती है। वो क्या? मतलब कोई भी AI एजेंट हवा में तो काम नहीं कर सकता ना। अगर एक बड़ी कंपनी का डेटा 10 अलग अलग साइलोज या पुराने सिस्टम्स में बिखरा पड़ा है तो AI एजेंट सही फैसला कैसे लेगा? वही बात हो गई ना, कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गार्बेज इन गार्बेज आउट। और इसीलिए उनकी रणनीति का जो अगला हिस्सा है वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पर केंद्रित है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ग्राहकों के लिए एक यूनिफाइड डेटा फाउंडेशन के रूप में काम करता है। इसे मैं ऐसे समझ सकती हूँ। मान लीजिए कि कंपनी का डेटा उन सामग्रियों की तरह है जो 10 अलग अलग रसोई घरों में बिखरी पड़ी हैं और AI एक मास्टर शेफ है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। अगर शेफ को नमक के लिए एक रसोई में और आटे के लिए दूसरी रसोई में दौड़ना पड़े तो डिश तो कभी समय पर बनी नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या करता है, वो उन सभी सामग्रियों को एक ही बड़े काउंटर पर लाकर रख देता है ताकि शेफ यानी हमारा AI बिना किसी रुकावट के फटाफट काम कर सके। क्या ये सही है? ये एकदम सटीक उदाहरण है। देखिए, चूंकि एलेंटेक दशकों से कोर ERP सिस्टम स्थापित कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे मूल्यवान डेटा कहाँ छिपा होता है। वो उस डेटा को फैब्रिक के माध्यम से एकीकृत करते हैं और फिर उस पर अपने AI एजेंट्स तैनात करते हैं। और इसी तकनीकी क्षमता को साबित करने के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में इतनी गहराई से घुसे हुए हैं। मैंने देखा कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सभी 6 सोल्यूशन पार्टनर डेजिग्नेशंस हासिल कर लिए हैं। क्लाउड, डेटा, सिक्योरिटी, सब कुछ। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। ये साबित करता है कि उन्हें पूरे टेक स्टैक की गहरी समझ है। लेकिन एक बैज ऐसा भी है जिसके लिए वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंटियर पार्टनर बैज। मैं सोच रही थी ऐसा क्या है इस बैज में जो इतना मुश्किल है और ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, फ्रंटियर पार्टनर बैज माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम में ना एक बहुत ही विशिष्ट दर्जे की तरह है। इसके लिए एक बहुत ही कड़ी तकनीकी और व्यावसायिक सीमा को पार करना होता है। वो सीमा क्या है? उन्हें M365 को-पायलट की 1000 सीटें बेचनी होंगी और वर्तमान में वो केवल कुछ 100 सीटों तक ही पहुंच पाए हैं। सिर्फ 1000 सीटें? सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लगता। फिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? वो तो आसानी से कर सकते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि M365 को-पायलट कोई साधारण सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है जिसे आप बस खरीद लें। एक प्रीमियम AI टूल है जो सीधे एंटरप्राइज डेटा से जुड़ता है। अच्छा, तो डेटा प्राइवेसी का इशू आता है? बिल्कुल। कंपनियों को इसे अपनाने से पहले अपनी डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन एलिटेक के लिए ये माइलस्टोन हासिल करना इसलिए अहम है क्योंकि इसके बिना वो अपने मौजूदा ग्राहकों को ME5 से ME7 पर्यावरण में पूरी तरह से माइग्रेट करने का नेतृत्व नहीं कर सकते। मतलब ये उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पास की तरह। हाँ, ये बैज मिलने से वो माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में एक विशिष्ट भागीदार बन जाएंगे जो उनके 500 करोड़ के लक्ष्य में एक टर्बो इंजन की तरह काम करेगा। 500 करोड़ का लक्ष्य, ये हमें इस चर्चा के सबसे अहम वित्तीय पहलू पर लाता है। देखिए, नई तकनीक बनाना, अमेरिका और अफ्रीका में विस्तार करना, AI एजेंट्स विकसित करना, इन सब में भारी पूंजी लगती है ना?
बहुत पैसा लगता है। और स्रोतों में साफ लिखा है कि कंपनी के पास 163 करोड़ रुपए का नकद रिजर्व है और वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। अब एक निवेशक के नजरिए से सोचें तो ये स्थिति मुझे थोड़ी अजीब लगती है। अजीब क्यों? क्योंकि महंगाई इस नकद राशि की वैल्यू को हर दिन कम कर रही है। अगर वो अभी इसका इस्तेमाल किसी कंपनी को खरीदने में नहीं कर रहे हैं तो वो इसे लाभांश या डिविडेंड के रूप में बांट क्यों नहीं देते? इतना सारा पैसा बैलेंस शीट पर बेकार क्यों पड़ा है? देखिए, इसे बेकार पड़ा हुआ पैसा कहना ना वित्तीय रणनीति की थोड़ी गलत समझ होगी। जब अर्निंग्स कॉल के दौरान मैनेजमेंट से उनकी कैपिटल एलोकेशन प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया था तो उनका एक शब्द में जवाब था ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी? क्या ये महज एक फैंसी शब्द नहीं है ये छुपाने के लिए कि उन्हें बाजार में निवेश का कोई अच्छा अवसर मिल ही नहीं रहा है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत गहरा रणनीतिक अर्थ है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में आईटी और टेक कंपनियों के जो मूल्यांकन या वैल्यूएशंस थे ना, वो बिल्कुल अवास्तविक स्तर पर पहुंच गए थे। मतलब हर छोटी एआई कंपनी खुद को यूनिकॉर्न मान रही थी। हाँ, वो टेक बबल वाली स्थिति। बिल्कुल। और एडलेक का प्रबंधन बहुत स्पष्ट है कि वो सिर्फ अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए निवेशकों का पैसा किसी अत्यधिक महंगी कंपनी को खरीदने में नहीं जलाएंगे। यानी वो शिकार के लिए सही समय और सही कीमत का इंतजार कर रहे हैं। एकदम सही। ये जो 163 करोड़ का रिजर्व है ना, ये किसी भी संभावित मंदी के खिलाफ एक ढाल का काम करता है, एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। प्रबंधन इसे केवल उन अधिग्रहणों या एमएनए के लिए तैनात करेगा जो वास्तविक रूप से वैल्यू एक्रीटिव हों, जो उनके कोर बिजनेस को बढ़ाएं। राइट। हाँ, जो उनकी कोर ईआरपी और सीआरएम प्रैक्टिस या डेटा और एआई क्षमताओं का विस्तार कर सकें। मैं तो कहूँगा कि ये आक्रामक होने के साथ साथ रक्षात्मक रूप से मजबूत रहने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। तो 500 करोड़ रुपए के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने का उनका ब्लूप्रिंट अब काफी स्पष्ट हो रहा है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रणनीतियों का एक मिश्रण होने वाला है ना? हाँ, बिल्कुल। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो उनके कोर सिस्टम्स, भौगोलिक विस्तार और एआई ट्रांसफॉर्मेशन से आएगी। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इसी 163 करोड़ के युद्ध कोष के रणनीतिक उपयोग से आएगी। लेकिन इस पूरी विकास यात्रा में एक और बड़ा ढांचागत बदलाव होने वाला है जिस पर लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते। आप मेन बोर्ड माइग्रेशन की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। वर्तमान में एलिटेक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई बोर्ड पर सूचीबद्ध है, जिसे इमर्ज कहा जाता है। मेन बोर्ड पर जाने की जो उनकी योजना है वो मुझे लगता है केवल एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे कंपनी की तरलता और बड़ी पूंजी तक पहुंच से जुड़ा है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कदम है और इसे समझना जरूरी है। एसएमई बोर्ड में ना ट्रेडिंग लॉट बहुत बड़े होते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर आसानी से खरीद नहीं सकता। बिल्कुल। कोई भी रिटेल निवेशक केवल 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकता। उन्हें हजारों शेयर एक साथ खरीदने पड़ते हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। वो क्या? जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स, उनके पास बहुत सख्त निवेश नीतियां होती हैं जो उन्हें एसएमई कंपनियों में निवेश करने से ही रोकती हैं। अच्छा, तो उनके हाथ बंधे हुए हैं? हाँ, मेन बोर्ड पर माइग्रेट करने से वो लॉट साइज की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, शेयरों की तरलता बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, ये संस्थागत पूंजी के लिए कंपनी के दरवाजे खोल देगा। ये 500 करोड़ की कंपनी बनने के लिए सबसे आवश्यक वित्तीय बुनियादी ढांचा है। अगर हम इन सभी तारों को एक साथ जोड़े ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जैसे मिड मार्केट का हिचकिचाना या लंबी होती सेल्स साइकिल, ये सब केवल एक संक्रमण काल का हिस्सा है। बिल्कुल, एक ट्रांजिशनल फेज है। और इसके जवाब में एलिटेक ने जो नैरेटिव आर्क तैयार किया है वो मिड मार्केट से हटकर एंटरप्राइज खातों की स्थिरता की ओर जाता है। अमेरिका और भारत की मजबूती के साथ अफ्रीका में विस्तार करता है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक और एआई एजेंट्स के जरिए तकनीक को आधुनिक बनाता है और अपने कैश रिजर्व और मेन बोर्ड माइग्रेशन के जरिए भविष्य के बड़े अधिग्रहणों की नींव रखता है। ये आपने बहुत ही बेहतरीन सारांश दिया है। लेकिन इन सब शानदार रणनीतियों, नंबरों और फ्रंटियर पार्टनर बैच के शोर के बीच ना, वो एक बात जो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजती है, वो वही है जहां से हमने आज शुरुआत की थी।
आप उस 7,000 से 4,000 कर्मचारियों वाली कटौती के मैंडेट की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये कोई दूर भविष्य की साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये वर्तमान में हो रहा है। अगर एआई एजेंट्स आंतरिक रूप से हजारों इंसानी घंटों का काम, जो मैन आवर्स होते हैं, उनका काम सेकंडों में कर रहे हैं, तो आईटी सेवाओं का वो सदियों पुराना पारंपरिक मॉडल कैसे टिकेगा? वाकई सोचने वाली बात है। दशकों से तो आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों के घंटे बेचकर ही राजस्व कमाती रही हैं ना। बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट के लिए 100 डेवलपर्स, 6 महीने का समय और प्रति घंटे के हिसाब से बिलिंग, यही मॉडल रहा है। तो ये तो पूरे आईटी सेक्टर के अस्तित्व पर ही एक सीधा सवाल खड़ा कर देता है। अगर एजेंटिक ऑटोमेशन वो सब काम खुद ही कर रहा है, बिना थके, बिना रुके, तो कंपनियां बिल किस चीज का बनाएंगी? घंटे तो बचे ही नहीं। और यही वो शिफ्टिंग पैराडाइम है। जो कंपनियां सिर्फ संसाधन या समय बेचने की कोशिश करेंगे ना, उनका मार्जिन धीरे धीरे शून्य की ओर चला जाएगा। भविष्य केवल उन कंपनियों का है जो समय नहीं बल्कि एआई के जरिए सीधे व्यावसायिक नतीजे या आउटकम्स बेचेंगी। अलीटेक का अपने आईपी और एआई एजेंट्स पर इतना जोर देना इसी बड़े बदलाव की स्वीकारोक्ति है। इससे वाकई ये सोचने पर मजबूरी होती है कि जब व्यापार के हाईवे पर तकनीक और वैश्विक बदलावों का इतना घना कोहरा छा जाए, तो महज ब्रेक मारना ही एकमात्र विकल्प नहीं होता। सही कहा। असली कौशल तो इसमें है कि क्या आप सही समय पर अपनी लेन बदलकर एआई का सही रडार इस्तेमाल करके उस कोहरे के पार देख सकते हैं। क्या भविष्य का व्यापार घंटे बेचने पर निर्भर करेगा या सीधे नतीजे देने पर? यह एक ऐसा विचार है जो केवल इस एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचने की इस प्रक्रिया को जारी रखिए।